नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ दिया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझ लिया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट के घटक समझ लिए थे कि एक चालू खाता होता है, एक पूंजी खाता होता है, एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। तो जो रेजिडेंट्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस में से कौन से ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट का पार्ट होते हैं, कौन से ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट का पार्ट होते हैं, वो सब हमने समझ लिया था। और भुगतान संतुलन का संकट किसे कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ये भी हमने समझ लिया था। और मैं आपको ये भी बताया था कि 1991 में भारत में भुगतान संतुलन का संकट आया था, जिस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी बाद में 10 साल के लिए भारत के प्रधानमंत्री भी बने, 2004 से 2014 के बीच में। वही मनमोहन सिंह जी 1991 में भारत के वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। और मनमोहन सिंह जी इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके थे, एक अर्थशास्त्री हैं। तो जब भुगतान संतुलन का संकट 1991 का भारत पर आता है, तो उसके बाद भारत ने उससे निपटने के लिए कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, जिसको नई आर्थिक नीति बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको एलपीजी पॉलिसी भी बोलते हैं। एलपीजी के फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी पॉलिसी 1999 के आर्थिक सुधार भी बोलते हैं, 1991 के आर्थिक सुधार भी बोलते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। ठीक है, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति, या 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या एलपीजी पॉलिसी, ये सेम ही चीज़ है। उस भुगतान संतुलन के संकट से निपटने के लिए इसको लाया गया था। इस पर तो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे कि ये जो भुगतान संतुलन का संकट था, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था 1991 का, कि ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई थी कि भारत इतने बड़े बीओपी के संकट से जूझ रहा था। ऐसे कौन से कारण थे। ठीक है, देखो, उच्च चालू खाता घाटा, जो मैं आपको बताया था, करंट अकाउंट की डेफिसिट, मतलब नेट आउटफ्लो हो रहा था कैपिटल का। उच्च राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो जो सरकार का बजट होता है, बजट में भी उच्च राजकोषीय घाटा था, फिस्कल डेफिसिट थी, करंट अकाउंट डेफिसिट थी। तो हमें फॉरेन कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी अपने आयात को कंटिन्यू करने के लिए। तो ये व्यापक आर्थिक असंतुलन था। ठीक है, यह संकट रातों रात विकसित नहीं हुआ, यह दशकों की नासमझी के कारण हुआ था। जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी आज़ादी के बाद 1947 से लेकर 1990 तक, हमने अपनी इकोनॉमी को बंद किया हुआ था। एक तरह से ये क्लोज्ड इकोनॉमी थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी। हम एफडीआई और एफआईआई को प्रमोट नहीं कर रहे थे, एफडीआई और एफआईआई को प्रमोट नहीं कर रहे थे। प्राइवेट सेक्टर्स पर विभिन्न प्रकार के बाउंडेशन लगाए हुए थे, प्रतिबंध लगाए हुए थे। प्राइवेट सेक्टर जो 1991 का आर्थिक संकट था, इसके पीछे दशकों की नासमझी थी। जब देश आज़ाद हुआ 1947 से लेकर 1990 तक की जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, उन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की फेलियर थी ये बीओपी क्राइसिस। तो ये संकट कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ था, इसके पीछे हमारी दशकों की नासमझी थी, लोक लुभावन उपायों पर निर्भरता थी। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी वादे कर रही थी और राजकोष को लुटा रही थी, तो उससे उच्च राजकोषीय घाटा पैदा हो गया था। इंपोर्ट बढ़ रहे थे, एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रहे थे, तो हमारी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा थी, जिससे चालू खाते का घाटा बढ़ रहा था। चालू खाते का घाटा बढ़ रहा था, तो चालू हमें अपने जो ज़रूरी आयात है, जैसे तेल है, गैस है, अन्य ऊर्जा ज़रूरतें हैं, जिनको इंपोर्ट करना इकोनॉमिक एक्टिविटी को रन कराने के लिए ज़रूरी होता है,
उसके लिए फ़ॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट थी। तो हमारे जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो रिड्यूस हो रहे थे, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था, चालू खाते का घाटा बढ़ रहा था, जिसको पूरा करने के लिए फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से फ़ॉरेन करेंसी विड्रॉ करनी पड़ रही थी और उससे तेल का आयात करना पड़ रहा था। तो आज हम इस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के कारण देखेंगे। चलिए, सरकारी खर्च कमाई से ज़्यादा थी, सरकारी खर्च कमाई से ज़्यादा थी, जो एक्सपेंडिचर थे वो इनकम से ज़्यादा थे, तो राजकोषीय घाटा अधिक था। राजकोषीय घाटे को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का आपको पता होगा कि एक बाद में 2003 में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट लाया गया, FRBM एक्ट लाया गया। तो FRBM एक्ट में ये डिसाइड हुआ था कि फिस्कल डेफिसिट को GDP का 3% तक लाना है, 3% तक लाना है। तो जो एक आइडियल फिस्कल डेफिसिट होती है वो ये होती है GDP का 3%। बाद में 2003 में राजकोषीय घाटे को GDP के 3% के स्तर पर लाने के लिए एक कानून भी बनाया गया, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। खैर वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि जो राजकोषीय घाटा था वो 1980-81 में तो था GDP का 9%, और वो बढ़ता ही जा रहा था, वो 1991 में पहुंच गया 12.7%, जबकि ये आइडियल माना जाता है 3%। मतलब फिस्कल डेफिसिट अगर GDP का 3% है तो वो सस्टेनेबल मानी जाती है कि ठीक है। किसी देश की अगर फिस्कल डेफिसिट GDP का 3% है तो हम मानते हैं कि देश की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है, कि अपनी कमाई के कंपैरिजन में ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं। तो अब ये बढ़कर कितना हो गया था 12.7%। तो इससे हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि सरकारी खर्च ज़्यादा हो गया था, कमाई कम थी। खर्च ज़्यादा क्यों हो गया था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी लोक लुभावन वादे करती थी और राजकोष को लुटा रही थी। ठीक है। अगला, जब राजकोषीय घाटा बढ़ेगा उस घाटे की भरपाई करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा लोन लेंगे। तो जो इंटरनल डेब्ट था, डेब्ट बढ़ रहा था। डेब्ट कितना पहुँच गया था? जो डेब्ट 1985-86 में GDP का सकल घरेलू उत्पाद का 35% था, वो 1991 में बढ़कर GDP का 53% हो गया। मतलब मात्र 5 साल में वो 15 और 3 18 18% ऑफ GDP बढ़ गया। मतलब पहले तो 35% ऑफ द GDP था, अब हो गया 53% ऑफ द GDP। तो GDP का 18% बढ़ गया ना। तो राजकोषीय घाटा था जिसकी वजह से डेब्ट बढ़ रहा था। ये 40% माना जाता है आइडियल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, कि अगर डेब्ट घाटा नहीं, डेब्ट इंटरनल डेब्ट। तो अगर डेब्ट GDP के 40% तक है तो हम मानते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति ठीक है। तो ये 53% हो गया था। देश निर्यात से ज़्यादा आयात कर रहा था। ऊपर मैं आपको बताया चालू खाते का घाटा बढ़ रहा था, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रही थी, हमारे आयात ज़्यादा थे, निर्यात कम थे। तो ये चालू खाता घाटे की स्थिति में था। खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा था, तो जो तेल का प्रोडक्शन होता है वो 75 से 80% खाड़ी देशों में ही होता है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में होता है, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब, इन सब देशों में होता था। तो वहाँ खाड़ी युद्ध चल रहा था उस टाइम पे। तो ये युद्ध की वजह से युद्ध में तेल की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा, जो मार्ग होते हैं, समुद्री मार्ग होते हैं जिनसे तेल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, वो मार्ग भी अवरुद्ध हो जाते हैं युद्ध के समय पर। तो उससे कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई थी। तो उससे हमारा चालू खाते का घाटा बढ़ना शुरू हो गया था। अब हम तो अपनी ज़रूरत का 80% तेल इंपोर्ट करते हैं, तो वो तेल हमें महंगा मिल रहा था, जिसकी वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बड़े पैमाने पर समाप्त हो गया था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व समाप्त हो गया था, मतलब धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वर्ष की शुरुआत में पर्याप्त उधारी के बावजूद हमने IMF से उधार भी लिया,
पर फिर भी काम नहीं चल रहा था। हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे ख़त्म हो रहे थे क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ रही थी। भारत के पास $1 बिलियन से भी कम का विदेशी मुद्रा भंडार था। $1 बिलियन से भी कम। अगर आज की डेट में आप देखो, आज की डेट में $500 बिलियन से ज़्यादा है विदेशी मुद्रा भंडार। अभी करंट सिचुएशन मुझे नहीं पता है, 500 से $600 बिलियन के बीच में रहता है अभी पिछले 2-3 साल से, ठीक है। तो तब $1 बिलियन, अब आप देख लो कितना कम था उस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और जो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, इससे सिर्फ 3 सप्ताह की अवधि के लिए आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। केवल 3 सप्ताह का ही इम्पोर्ट हम कर सकते थे इससे, केवल 3 सप्ताह। आप स्थिति को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अगर हम उन 3 सप्ताह में इंपोर्ट कर लेते ऑयल या जो भी हमें इंपोर्ट करना था, तो हमारा ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ख़त्म हो जाता। उस स्थिति में हमारे पास ऑयल इंपोर्ट करने के लिए भी पैसा ना बचता, और ऑयल ना होता तो हमारी एनर्जी की ज़रूरतें पूरी ना होती, ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी ना होती, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप हो जाती। तो इतना भयंकर भुगतान संतुलन का संकट भारत के समक्ष आकर खड़ा हो गया था। अब जो ट्रेड होती है, फॉरेन ट्रेड होती है, विश्व के साथ व्यापार करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था। जो फॉरेन ट्रेड होती है वो तो विदेशी मुद्रा में ही होती है। जैसे हमें अमेरिका से कुछ इंपोर्ट करना है तो हमें डॉलर में ही पेमेंट करना पड़ेगा। सऊदी अरब से इंपोर्ट करना है तो रियाद में पेमेंट करना पड़ेगा। यूरोप से इंपोर्ट करना है तो यूरो में करना पड़ेगा पेमेंट। तो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए। भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय ऋण दायित्वों में चूक के कगार पर था। जो हमने डेब्ट लिए हुए थे, सपोज कोई डॉलर में डेब्ट लिया हुआ था, कोई यूरो में डेब्ट लिया हुआ था, कोई जैपनीज येन में डेब्ट लिया हुआ था, कोई चाइनीज रेनमिनबी में डेब्ट लिया हुआ था, तो वो डेब्ट चुकाने में भी हम असमर्थ थे। और अगर हम उस डेब्ट को ना चुका पाते, मान के चलो, तो हमारी इमेज, हमारी साख इंटरनेशनल लेवल पर ख़राब हो जाती। हमें कोई और देश या कोई और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन ऋण भी ना देता कि भाई ये तो अपना ऋण लेकर चुकाते नहीं है, तो इनकी तो इकोनॉमिक कंडीशन बेहद ख़राब है, जैसे श्रीलंका की स्थिति आजकल चल रही है। तो फिर ऐसे हम बैंकरप्ट हो जाते, तो ऐसे देश को कोई लोन क्यों देगा। तो हमारे समक्ष ऐसा संकट आकर खड़ा हो गया था। जैसे हमने फॉरेन करेंसी में लोन लिया तो हमें वो फॉरेन करेंसी में चुकाना पड़ेगा ना। तो फॉरेन करेंसी हमारे पास है नहीं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिड्यूस हो रहे हैं धीरे धीरे हमारे पास। और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचे भी है 3 सप्ताह का इंपोर्ट करने के लिए, तो उन 3 सप्ताह में हम वैसा इंपोर्ट करेंगे ना जो हमारे लिए मैंडेटरी इंपोर्ट है। जैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, अपनी तेल का इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इंडिया की कंडीशन ख़राब थी, इस वजह से निवेशकों ने पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया था, इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से। तो निवेशकों ने पैसा निकालना स्टार्ट किया तो रुपये की वैल्यू और डाउन हो गई। रुपये की वैल्यू डाउन होने से, डेप्रिसिएट होने से इंपोर्ट अपने आप महंगे हो गए, इंपोर्ट अपने आप महंगे हो गए। अल्पावधि ऋण समाप्त हो गया क्योंकि निर्यातक आशंकित थे कि उन्हें भुगतान नहीं किया जाएगा, ठीक है। मुद्रास्फीति की दरों में भारी वृद्धि हुई थी। जो इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, इन्फ्लेशन का भी इकोनॉमी पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो उपरोक्त कारणों से भुगतान संतुलन संकट आया। अब इसके प्रभाव क्या हुए भुगतान संतुलन संकट के। अब इससे निपटने के लिए भारत ने आयात को प्रतिबंधित किया, क्योंकि आयात, जैसे जो गैर ज़रूरी आयात होते हैं, जैसे सोने का आयात है, भारत सोने का बहुत ज़्यादा आयात करता है ज्वेलरी वगैरह के लिए। हमारे यहाँ पर जो शादी ब्याह में ज्वेलरी का काफ़ी यूज किया जाता है, तो सोने को हम कुछ समय के लिए आयात प्रतिबंध लगा सकते थे उस टाइम पर। जैसे सोना तो ऐसी चीज़ है ना कि भाई हम अगर मान लिया ज़रूरत सोने की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, ज्वेलरी में यूज होता है हिंदुस्तान में। तो
तो सोने को हम फिलहाल ये कर सकते थे कि 1 साल तक ना इम्पोर्ट करें, ताकि हमारी फॉरेन करेंसी सेव हो सके। तो हमने ऐसे करके जो गैर ज़रूरी आयात थे, गैर ज़रूरी इम्पोर्ट थे, उन पर बैन लगा दिया था। ईंधन के दाम बढ़ा दिए थे ताकि लोग कम से कम, जैसे ईंधन के दाम बढ़ा दिए पेट्रोल और डीजल के, तो लोग कम से कम यूज करेंगे, तो हमें कम से कम इम्पोर्ट करना पड़ेगा। बैंक दरें बढ़ा दी थी। बैंक दरें इसलिए बढ़ाई थी, जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह, ताकि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाए। मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। भाई लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा था, तो महंगाई बढ़ती है ज़्यादा होने से, तो हमें वो मनी सप्लाई कम करनी है। मनी सप्लाई कम करने के लिए बैंक दर बढ़ा देंगे, ताकि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाए और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएंगे इससे, तो थोड़ी सी डिमांड में कमी आ जाएगी। ठीक है। तो डिमांड में कमी आएगी तो इन्फ्लेशन कम होगा। सरकार को अपने खर्च में कटौती करनी पड़ी। जो सरकार खर्च करती है तो उसको अपने खर्च में कटौती करनी पड़ी। और जो भारत के पास सोना था, वो सोने को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में गिरवी रखकर इतने का इमरजेंसी लोन लिया, $2.2 बिलियन का आईएमएफ से लोन लिया। जो हमारा सोना था उसको एज ए कोलेट्रल आईएमएफ में जमा करके लोन लिया, ताकि बीओपी संकट का सामना किया जा सके। मई 1999 में भारत ने यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड ज्यूरिख को 20 टन सोना बेचा। जुलाई में 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड को इतने मिलियन डॉलर जुटाने के लिए। तो जो हमारा सोना था, फॉरेन करेंसी रिजर्व जो होते हैं ना, फॉरेन करेंसी रिजर्व के 3-4 पार्ट होते हैं। एक तो फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं, जिसमें डॉलर सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट होता है उसका। डॉलर, जापानीज येन, चाइनीज रेनमिनबी, ये सब करेंसीज में, जैसे यूरो में भी होता है कुछ, तो इस टाइप की जो फॉरेन करेंसीज है उसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स। एक गोल्ड होता है, गोल्ड भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट होता है। एक होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट होता है। तो जो सोना था, सोने को बेच करके यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को बेचा और बैंक ऑफ इंग्लैंड को बेचा, तो $600 मिलियन वहाँ से मिल गई फॉरेन करेंसी। आईएमएफ से लोन ले लिया। पर ये जो आईएमएफ ने हमारी मदद की थी, ये सशर्त मदद की थी आईएमएफ ने। और आईएमएफ की और वर्ल्ड बैंक की शर्तों को पूरा करने के लिए, ये जो इसने शर्तें यहाँ आरोपित की थी आईएमएफ ने, आईएमएफ एक मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, ब्रेटन वुड्स संस्था है, जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी। आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निपटने के लिए अपने सदस्य देशों की मदद करता है। भारत आईएमएफ का एक संस्थापक सदस्य है, फाउंडिंग मेंबर है। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के साथ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के समय, ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत ये दोनों संस्थाएं स्थापित की गई थी, इसलिए इनको ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं। ट्विन ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक तो विकास गतिविधियों के लिए, डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। आईएमएफ लोन देता है अपने सदस्यों को बीओपी क्राइसिस से निपटने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निपटने के लिए। तो आईएमएफ ने भारत की मदद की, भारत को लोन दिया। पर ये जो आईएमएफ से मदद आई थी, ये बिना किसी शर्त के नहीं आई थी। इसमें आईएमएफ ने बहुत सारी शर्तें भारत के ऊपर आरोपित की थी। उसमें से कुछ थी कि जैसे भारत को अपने मार्केट को इंटरनेशनल कंपनीज के लिए खोलना था, अपना राजकोषीय घाटे पर कंट्रोल करना था, खर्च पर कमी करनी थी, और भी कुछ बाउंडेशंस थे। मतलब कुल मिलाकर एलपीजी की पॉलिसी अपनानी थी, ये था। इसलिए ये फिर एलपीजी की पॉलिसी लाई गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 के बाद इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू होते हैं। वो इसकी आईएमएफ की कंडीशंस को फुलफ़िल करने के लिए ही शुरू किए जाते हैं 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिनको हम अगले वीडियो में देखेंगे।
ये हमारा टाइटल रहेगा अगले वीडियो का। 1991 में मनमोहन सिंह ने क्या किया। मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री थे 2004 से 2014 तक, ये 1991 में भारत के वित्त मंत्री थे। उससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे। तो इन्होंने इस बीओपी क्राइसिस में जब आईएमएफ से मदद ली, आईएमएफ ने कुछ कंडीशंस भारत के ऊपर आरोपित की, तो उन कंडीशंस को फुलफ़िल करने के लिए 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे। तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे और 1991 के बाद में भारत की इकोनॉमी ने कैसे प्रगति की, उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।